हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट रिसोर्सेस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ट्राइबल्स जो होते हैं वो किस तरह के प्लांट्स का यूज करते थे, और इंपॉर्टेंट प्लांट्स को हमने डिस्कस किया था। पीपल के पेड़ के बारे में, बेल के पेड़ के बारे में, बहुत सारे प्लांट्स, तुलसी जैसे लीव्स, ऑसिमम सैंक्टम, ये सब का डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर जरूर से देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प हमारे इस यूनिट 6 में मिलेगी। इसी को कंटिन्यू करते हुए यूनिट 6 का आज लेक्चर 2 लेकर मैं आ गई हूँ। इसमें आज हम कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ प्लांट रिसोर्सेज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए सेशन में आगे बढ़ते हैं। यूनिट 6 का लेक्चर 2 है जो आप सभी के सामने बीएससी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जा रहा है। तो बच्चों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कंजर्वेशन होता क्या है। तो कंजर्वेशन मतलब क्या है? संरक्षण करना, है ना, बचा कर रखना प्लांट्स को। तो प्लांट कंजर्वेशन का मतलब ऐसे प्रैक्टिसेस जहां पर हम प्लांट्स को बचाते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन, राइट। तो यहाँ पर हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं और प्रिजर्व भी करते हैं, और साथ ही साथ ऐसी जगह प्रिजर्व करते हैं जो उनका लोकल हैबिटेट है, मतलब जहां वो नेचुरली पाए जाते हैं। तो नेचुरल हैबिटेट में उनको प्रोटेक्ट करना, उस इकोसिस्टम को, ताकि इनका सर्वाइवल हो पाए, और ताकि इस तरीके से हम उसको यूज करें कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। इसको हम कहते हैं प्लांट कंजर्वेशन, ठीक है। तो प्लांट कंजर्वेशन बहुत जरूरी है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, यानी ऐसे फ्यूचर के लिए जहां पे कम से कम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को वो प्लांट अवेलेबल तो रहे, है ना, वो प्लांट्स को वो यूज तो कर पाए, कम से कम कुछ नहीं तो ऑक्सीजन जैसी चीजें तो अच्छे लेवल पर उनको मिल जाए नेक्स्ट जनरेशन को हमारे। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीजें अचीव करने के लिए प्लांट कंजर्वेशन जरूरी है। तो ये एसेंशियल है वाइल्ड और कल्टीवेटेड फॉर्म्स दोनों के लिए, चाहे कोई प्लांट वाइल्ड प्लांट हो चाहे कल्टीवेटेड प्लांट हो, दोनों के लिए हमें कंजर्वेशन जरूरी है, दोनों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अब कैसे अचीव होगी, प्लांट को कैसे कंजर्व करेंगे, तो बहुत सारे हम आज के इस क्लास में हम वो स्टेप्स और वो प्रोसेस देखने वाले हैं जिससे हम प्लांट्स को बचाकर रखने वाले हैं। सबसे पहला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? प्लांट क्रॉप्स को जब हम प्लांट करते हैं, जब हम लगाते हैं, और इस तरह से चूज करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन उनसे आए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है वो कम हो जाए। तो इसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे कि क्रॉप रोटेशन किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, पेस्टिसाइड्स हमने मिट्टी में कम डाले, तो ये सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है हमारे पास फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहां पर हम फॉरेस्ट के यूज फॉरेस्ट सस्टेनेबली, जहां पे हम फॉरेस्ट को इस तरह से यूज करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल रहे, रिसोर्सेज को वहां से इस तरह से निकाले। फॉरेस्ट का यूज हम कैसे करते हैं? वहां से लकड़ी काट के ले जाते हैं, वहां से जो भी प्लांट्स में उनके फ्रूट्स लग रहे हैं, वेजिटेबल्स लग रहे हैं, उसको ले जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइटेशन रोकना होगा। जरूरत से ज्यादा जब हम प्लांट के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, इतना यूज कर डाल रहे हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए आगे उसका सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है, उसको एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। वो चीज हमें रोकना जरूरी है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ध्यान में रखते हुए जब फॉरेस्ट के प्लांट्स का प्रॉपर प्रोडक्ट्स का यूज करें तो वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट होगा। इसमें सिलेक्टिव लॉगिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, और प्रोटेक्शन है किसकी? इंडेंजर्ड स्पीशीज की। तो यहाँ पे मैनेजमेंट से यहाँ पर देखने को मिलती है कि वायबिलिटी भी स्पीशीज की यहाँ पर बढ़ती है। मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन नेक्स्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर एक और स्टेप आ गया हमारे पास, एक और तरीका आ गया, है ना, तीसरा स्टेप हो गया तरीका प्लांट्स को कंजर्व करने का। तो वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, या ऐसे स्पीशीज जो कि खतरे है, उनके ऊपर एक खतरा है कि वो आगे अगर बचाए नहीं गए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, तो ऐसे थ्रेटेंड स्पीशीज को भी हमें बचा कर रखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ऐसे प्लांट्स को बचाने के लिए? डिस्करेज करें कटिंग डाउन द इंडिजिनस ट्रीज। जो डिफोरेस्टेशन चल रहा है, प्लांट्स की कटाई हो रही है, उसको हम रोकें। तो वो स्टेप्स अगर फॉलो किए जाए तो हम मेडिसिनल प्लांट्स को भी बचा सकते हैं, ठीक है। और वहां के लोकल पीपल को प्लांट्स लगाने के लिए और ज्यादा उनको प्रमोट करें, ठीक है। और इंडिजिनस ट्रीज को डोमेस्टिक यूज में लाएं, जहां पर लोग प्लांट्स को घर घर लगाना शुरू करें,
ठीक है। और यहाँ पर नेशनल ट्री प्लांटिंग डे इनॉग्रेट वगैरह करें, जहाँ से लोगों को प्लांट्स के बारे में समझ में आए, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में समझ आए, ठीक है। नेचुरल रिजर्व्स जो कि हमें यहाँ पर मिलते हैं प्लांट से, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में समझ में आए। जो इंडियन एजेंसी है जो कि प्लांट के कंजर्वेशन और उनके सस्टेनेबल यूज पे बात करती है, मेडिसिनल प्लांट स्पेशली, वो है हमारे पास इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च जो कि न्यू दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च जो कि न्यू दिल्ली में है, ये स्पेशली कंजर्वेशन पर, प्लांट मेडिसिनल प्लांट्स के कंजर्वेशन पर बात करती है, ठीक है। चलो बढ़िया आगे। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है प्लांट कंजर्वेशन। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि हम यहाँ पर ऐसे प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं जिससे हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करें उनके नेचुरल हैबिटेट में, जिसके वजह से वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल हो पाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने देख ही लिया, देखो ये रिपीट हो गया है लग रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पर जो चीजें हैं जो हमें रोकनी है, उसमें एक दो चीजें तो हमने देख ही ली, जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना, मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन करना। अब नेक्स्ट चीज जो हमें रोकनी है वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया बच्चों, जब प्लांट्स को जरूरत से ज्यादा हम यूज करते हैं, चाहे वो उनके लकड़ी हो, चाहे वो उनके स्टेम्स हो, चाहे वो उनके फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्लावर्स हो, जब ओवर हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो जब ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है पूरे प्लांट का, इतना ज्यादा हो जाए कि वो उनके सर्वाइवल के चांसेस, यानी कि उनके जिंदा रहने के चांस को भी घटा दे, तो वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है, ठीक है। और ये मोर या लेस स्पीशीज स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिप्टेरोकार्प्स जो है विद सिमिलर वुड इन द टिम्बर ट्रेड और प्लांट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द मेडिसिनल ट्रेड। अच्छा, अब ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके जो प्लांट्स के स्टेम हम यूज करते हैं, लकड़ी जो यूज करते हैं, चाहे फर्नीचर मेकिंग में हो, चाहे बिल्डिंग्स बनाने में हो, कहीं पर भी हो, अगर सिमिलर प्लांट्स हमें मिलते हैं, उनसे मिलते जुलते, कि जो दूसरे प्लांट में भी उस तरह की क्वालिटी की लकड़ी मिल जा रही है, तो हम उसे भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हमें रोकना है, क्योंकि इसके वजह से प्लांट्स पूरी तरह से एक समय ऐसा आएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उस जगह से विलुप्त हो जाएंगे। तो वो एक्सटेंशन जो है वो भी हमें कई हद तक रोकना है। इसी में आता है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो कि 2002 में आया था। क्या कहता है ये एक्ट? वाज एनहांस्ड इन 2002। इसका मेन एम क्या है? इट एम्स एट द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को बचा कर रखने के ऊपर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन काम इसका यही है। मैनेजिंग इट्स सस्टेनेबल यूज एंड इनेबलिंग फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स arising of the use and knowledge of biological resources with the local community। मतलब जो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक एक्ट है 2002 में जो आया था, उसका मेन एम ये है कि हम इस तरह से जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स उनका यूज इस तरह से करें कि वो सस्टेनेबल यूज हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल रहे। साथ ही साथ इस प्लांट्स के जो भी यूजेस हैं उनको हम लोग यहाँ पर शेयर करें वहां के लोकल पीपल के साथ में, जो लोकल कम्युनिटीज उस जगह रहती है, ताकि उनको उसके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में पता हो, उनके इंपॉर्टेंस के पता हो, उनके यूजेस बारे में पता हो। ये एक्ट बोलता है प्रोहिबिट्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये एक्ट बहुत सारे एक्टिविटीज जो प्लांट से रिलेटेड है उसको रोकने के ऊपर भी वर्क करता है। और जब तक इंसान को या किसी भी कम्युनिटी को नेशनल बायोडाइवर्सिटी के अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिल जाती, सहमति नहीं मिल जाती, वो ये एक्ट नहीं कर सकता है। कौन कौन से एक्ट ये नहीं कर सकता है? एनी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन obtaining any biological resource occurring in India for its research or commercial utilization। अच्छा, कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्लांट की किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचना चाहती है, तो वो बिना यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से अप्रूवल लिए ये काम नहीं कर सकती। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एनी रिसर्च relating to any biological resource occurring in or obtaining from India। भाई अब अगर वो बायोलॉजिकल रिसोर्स उन्हें किसी एक प्लांट से कोई एक केमिकल मिलता है जिनसे उन्हें पता है कि इस केमिकल का ये बेनिफिट है या ये यूज है, वो इस इंफॉर्मेशन को आगे दूसरे किसी कंट्री में, दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर नहीं कर सकते हैं। तीसरा, द क्लेम ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स on any invention based on the research made on the biological resource obtained from India। यहाँ पर कोई और कम्युनिटी, कोई और कंट्री ये क्लेम नहीं कर सकती
क्लेम कर सकते हैं ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हमने आईपीआर के बारे में पहले भी बात की है यूनिट 5 में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या कहता है, जहां पर आप किसी भी प्लांट प्रोडक्ट को यूज करते हो अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके, अपनी इंटेलेक्ट को यूज करके, तो वहां पर कोई भी अब आईपीआर फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, जो भी अगर उसने कोई इन्वेंशन वगैरह बनाए, कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स निकाला है प्लांट से और उसको इंडिया से अगर बेसिकली लिया है, तो वो बिना परमिशन के उसका यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो कि प्लांट कंजर्वेशन अगर नहीं किया गया जो देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला है एयर पोल्यूशन और नाइट्रोजन डिपोजिशन। अब हर एक प्लांट जो है अर्थ पे इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली इन द कॉम्पोजिशन फ्रॉम एनी दैट इट्स एंसेस्टर्स वुड हैव एक्सपीरियंस्ड। ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई प्लांट है और वो प्लांट आज के हमारे इस करंट टाइम में सर्वाइव कर रहा है, तो उसको जो हवा मिल रही है, उसको जो इन्वायरमेंट मिल रहा है, क्या उससे जो उसके एंसेस्टर्स रहे होंगे जो कि 20 साल पहले, 25 साल पहले, 100 साल पहले एग्जिस्ट किए होंगे, क्या उनको भी यही एटमॉस्फेयर झेलना पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। उनका एटमॉस्फेयर बहुत अलग था। जो आज के प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं हमारे इस करंट एटमॉस्फेयर में जो बहुत पोल्यूटेड है, उसमें जो प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है उसका एयर जो उसको मिल रहा है, जो सराउंडिंग उसको मिल रहा है, वो काफी अलग है। ठीक है, तो चेंजेस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो मिथेन हो, चाहे वो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो। लेकिन अदर भी पोल्यूटेंट्स जो है वो भी प्लांट की डाइवर्सिटी पर असर डालते हैं। यही जो पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में है, ये कहीं ना कहीं स्मॉग और फॉग जो आपको ज्यादा दिखता है, इससे ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये जब इतने ज्यादा स्मॉग और फॉग बढ़ता है तो इसके वजह से प्लांट स्पीशीज और प्लांट की डाइवर्सिटी भी घटती है। तो एयर पोल्यूशन और नाइट्रोजन डिपोजिशन बढ़ता चला जा रहा है अगर हमने प्लांट्स को कंजर्व नहीं किया तो। आज भी प्लांट बेस्ड मटेरियल हो गए, इनफैक्ट आप भी कॉपीज यूज करते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा रबर यूज करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं, ये सब किससे बनता है? प्लांट से ही ना बनता है। हम सोचिए कितने प्लांट्स को काटते हैं आपके इस सिंपल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो बच्चों बहुत केयरफुली आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया करिए। ये याद रखिएगा कि ये जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्लांट से निकल कर आई है। एक समय जब प्लांट नहीं बचेगा तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स नहीं रहेगी, फिर इसके अल्टरनेटिव्स आएंगे और अल्टरनेटिव्स में आपके सामने सिर्फ प्लास्टिक्स होंगे, फाइबर्स होंगे। ठीक है, तो हमें इनसे बचना है, हमें इसका सही यूज करना है। हम यूज बंद नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हम पेंसिल नहीं यूज करेंगे, हम पेन नहीं यूज करेंगे, हम कॉपीज नहीं यूज करेंगे, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हम इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए कम से कम अवेलेबल तो रहे, राइट। क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, प्लांट्स के नंबर जो जैसे जैसे घट रहे हैं। तो यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेटिक चेंजेस, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, उसके वजह से यहाँ पर काफी चीजें, इनफैक्ट क्लाइमेट बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कब बारिश होगी, कब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, कब बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। अनप्रेडिक्टेबल सा है जो हमारा क्लाइमेट हो गया है। आफ्टर अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सो फार, बहुत सारे टेम्परेट जोन प्लांट्स जो है, इनके लीव्स और फ्लावर्स जो है ये अर्लियर इन स्प्रिंग और लेस कंसिस्टेंटली, अच्छा इनके अंदर जो लीव्स आ रही है कुछ प्लांट्स में, जो फ्लावरिंग इनमें हो रही है, फूल आ रहे हैं, वो स्प्रिंग से पहले आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं लीफ फॉल जो है ऑटम में वो डिले हो रही है और देर से हो रही है। तो सम स्पीशीज जो है एक्सटेंडेड देयर रेंजेस टुवर्ड्स द पोल, और कुछ ऐसे भी प्लांट की स्पीशीज है जो पोलर रीजन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हायर एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि जो पहले वही स्पीशीज उस जगह पे नहीं एग्जिस्ट करते थे। ग्रोथ रेट हैव जनरली इंक्रीज वेयर टेम्परेचर इज लिमिटेड, ग्रोथ रेट जो है वहां पर बढ़ चुकी है जहां पे टेम्परेचर लिमिटिंग है, और डिक्रीज हुआ है जहां पे वाटर है। ठीक है, ऑल दीज चेंजिंग बिहेवियर इन प्लांट फिजियोलॉजी लीड्स टू देयर एक्सटेंशन। अब ये सारे जो बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, लीव्स का जरूरत से पहले झड़ जाना, फ्लावर्स पहले आना स्प्रिंग से, है ना, और प्लांट्स जो कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में पाया जाना उसको छोड़कर कहीं और एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ एक अलार्म है कि एक समय आएगा अगर हमने इन्हें नहीं बचाया तो ये एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, ये विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन इनका दूर नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों की, ये ठीक है, ये तो रीजंस हो गए कि कैसे क्या हम कर रहे हैं और प्लांट्स को अगर कंजर्व नहीं किया तो क्या होगा। अब आइए इस सेशन में आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कंजर्व करना है प्लांट्स को तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है बेटा इन सिटू कंजर्वेशन।
इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? इन का मतलब होता है इनसाइड, इन मतलब इनसाइड। सिटू का मतलब क्या होता है बेटा? सिटू का मतलब होता है साइट, इनसाइड द साइट। साइट मतलब जो लोकेलिटी है जहां पे वो पर्टिकुलर प्लांट है। तो अगर हम किसी एक प्लांट को देखते हैं और वो प्लांट एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ग्रो कर रहा है, लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि अगर हमने इसे नहीं बचा के रखा तो ये आगे चल के इसको कोई प्लांट को इसको काट सकता है, इसको डैमेज कर सकता है, ये एक समय आएगा कि एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। तो एक तरीका क्या है, हम इसको कंजर्व कर दें, हम इसको बचा लें। अब बचाने का तरीका क्या है कि उसको हम घेर दें। अब अगर हम किसी प्लांट को जो वो नेचुरल हैबिटेट जहां वो पाया जा रहा है वहीं पर अगर हम कंजर्व कर दें तो उसको हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, यानी विद इन द साइट जब हम प्लांट को कंजर्व करते हैं, बचा कर रखते हैं, ठीक है, तो इसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे जैसे कि मान लो आपके आसपास आपने एक दो नेशनल पार्क्स अगर होंगे तो आप वहां विजिट करिएगा, आप देखेंगे नेशनल पार्क्स 8 से 10 किलोमीटर तक के रेंज में होते हैं, कम से कम भी 7 किलोमीटर तक के होते हैं। अब ये इतने बड़े रेंज में जो प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं वो नेचुरली उस जगह पाए जाते हैं। बस ये किया जाता है ह्यूमंस की मदद से कि उस जगह को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, घेर दिया जाता है, जहां इंसान जा सकता है, वहां विजिट कर सकता है, उन प्लांट्स को देख सकता है, लेकिन उन प्लांट्स को कोई हानि, कोई डैमेज नहीं पहुंचा सकता है। तो इन सिटू कंजर्वेशन एक प्रोसेस है जहां पे हम जो भी विलुप्त होते या एक्सटिंक्ट प्लांट या थ्रेटेंड प्लांट्स है उनको हम बचाते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में। इसमें नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, नेचुरल रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, या जो अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो ये 30 किलोमीटर तक के रेंज में भी पाए जाते हैं, है ना, बड़े बड़े एरियाज में ये कवर होते हैं। इसमें बहुत सारे तरह तरह के प्लांट्स, एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, ठीक है। तो इंश्योरिंग, ये इंश्योर करता है कि एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी हो प्रॉपर तरीके से, इकोलॉजी की, जिसके वजह से लोकल पॉपुलेशन भी सेफ रहे और वहां का एनवायरमेंट भी सेफ रहे। Besides the preservation of genetic resources in their natural occurring population और एनिमल स्पीशीज इज नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन। तो यही है इन सिटू कंजर्वेशन, जहां पर हम जेनेटिक रिसोर्सेज को या उस पर्टिकुलर प्लांट को या एनिमल को उनको नेचुरल हैबिटेट में हम कंजर्व कर दें, वही इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। तो ये एक तरीका है प्लांट्स को कंजर्व करने का, ठीक है। एडिशनली इट कीप्स द मटेरियल वेयर इट इज ओरिजिनली डिस्कवर्ड। हम तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेप है ये हम कहीं ना कहीं जहाँ जब अपनाते हैं तो हम प्लांट को उसके नेचुरल लोकेलिटी में ही कंजर्व कर देते हैं। तो एक तरह से हमें आइडिया मिलता है कि कौन सा प्लांट कहाँ नेचुरली पाया जाता है, कौन सा एनिमल कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और बहुत सारे जो उसके, अच्छा, ये जो प्लांट से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो इन प्लांट्स में बहुत सारा आंवला है, मैंगो का भी ट्री है, यानी ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो ये फ्रूट्स वगैरह क्या होता है, वहाँ के लोकल पीपल कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाहरी लोगों को ये अलाउड नहीं होता है। वहाँ के लोकल पीपल उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स को बिना कोई हानि पहुंचाए, बिना कोई हार्म की। ये कहीं ना कहीं नेशनल स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं प्लांट्स को प्रिजर्व करने का, ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट में। जैसे एग्जांपल के तौर पर टर्की एक पहला नेशनल नेशन है जो कि यहाँ पे नेशनल स्ट्रैटेजी बनाया था प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है बेटा एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक हमने क्या देखा, इन सिटू, अब उसका ऑपोजिट कर दो तो ये बनता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स मतलब आउटसाइड, एक्स मतलब आउटसाइड, सिटू मतलब अगेन साइट, मतलब आउटसाइड द साइट, जहां पर प्लांट आपका नेचुरली पाया जा रहा है वहां वहां पर ही आप उस प्लांट को कंजर्व नहीं कर रहे हो। अब आप उस प्लांट को उस जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो और वहां ले जाके जब आप प्लांट को कंजर्व कर रहे हो तो ये वाला तरीका कंजर्वेशन का एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे जैसे कि जू हो गया, ठीक है, सीड बैंक्स हो गए। ये जू क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, वहां पर आप जाते हो तो देखते हो ना तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, लेकिन क्या वो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है? बिल्कुल नहीं। जूलॉजिकल पार्क आपका 1 किलोमीटर, क्या मैं तो कहती हूँ 500 मीटर में भी है तो बहुत बड़ी बात है, चलो 1 किलोमीटर मान लेते हैं, फिर भी तो 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में ही होगा ये। तो उसमें नेचुरली प्लांट वहां पे नहीं पाया जाता है, नेचुरली वहां एनिमल नहीं होता है, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से ले आया जाता है, इसीलिए तो नाम है एक्स सिटू, आउटसाइड द साइट प्लांट को हम एनिमल को ले आते हैं और फिर उसको कंजर्व करते हैं, तो वो एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर भी हम प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं, लेकिन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर ले जाके उनको कंजर्व करते हैं। इसमें यहाँ पर सीड बैंक आते हैं, बॉटनिकल गार्डन आते हैं, उसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारे टेक्निक्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं।
थ्रू इट वी कैन प्रोड्यूस मटेरियल फॉर कंजर्वेशन बायोलॉजिक रिसर्च, और ये कलेक्शन और स्टोरेज कराता है जर्म प्लाज्म का, जिसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ये जो टेक्निक्स है अंडर एक्सी2, ये प्लांट्स को आपस में ब्रीड करने में भी हेल्प करती है, और जिसके सीड्स एक समय पे पूरी तरह से गायब हो चुके हैं या एक तरह से सीड बैंक में है। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं ऐसे मटेरियल ताकि प्लांट्स को कंजर्व हो सके, उनको डिस्प्ले पे रखा जा सके, और इनके इम्पोर्टेंस को जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको समझाया जा सके। ठीक है, ये थ्रेटेंड जर्म प्लाज्म वगैरह को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन, सीड बैंक्स, पॉलन बैंक्स, जू या जूलॉजिकल पार्क, ये सारे एग्जांपल्स एक्स सिटू कंजर्वेशन के हैं। पॉलन बैंक में क्या पॉलन ग्रेन नेचुरली वहां पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। अब ऐसे प्लांट्स जिनके आपको पता है आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, आप उनके पॉलन ग्रेन को लाते हो और एक जगह स्टोर कराते हो, तो वो पॉलन बैंक है, वो सीड बैंक है। तो ये एक्सी2 कंजर्वेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तरीके हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन है, फिर उस पे प्रोजेक्ट पे वर्क है, फिर कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स है, फिर यहाँ पर स्ट्रैटेजीज में आपने देखा एक्सी2 और इंसिटू हमने देखा है। इंसिटू में सबके एग्जांपल्स अच्छे से याद रखना। एक्सी2 में जैसे आपको मैंने बताया सीड बैंक है, बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन भी तो छोटा होता है, जीन बैंक है, पॉलन बैंक है, डीएनए बैंक है, और घर का गार्डन भी आपका एक्सी2 है। घर के गार्डन में पहले से प्लांट एनिमल्स थोड़ी ना होते हैं, आप उन्हें लाते हो वहां लगाते हो, तो वो आपका होम गार्डन एक्सी2 कंजर्वेशन हुआ। इन सिटू में बायोस्फीयर रिजर्व है, रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, सैक्रेड ग्रूव्स और माइक्रो रिजर्व्स, ये सब आते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, इनके डीएनए को स्टोर किया जाता है, और फिर आगे चल के इनको बायोटेक्नोलॉजी में इनके डीएनए को, इनके जर्म प्लाज्मा को यूज करके इनसे नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि फ्यूचर के लिए वो अवेलेबल रहे। ठीक है, अब आगे आते हैं तो हमारे पास और भी है, जैसे सैक्रेड ग्रूव्स वगैरह हो गए। ये सब क्या है? ये एक तरह से हमारे इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हैं। तो सैक्रेड ग्रूव्स जो है प्रिजर्व a rich religious and socio-cultural heritage of Indian biodiversity from primeval times due to their values। अब सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? यहाँ पर भी आपके प्लांट्स के ही कलेक्शंस होते हैं ना, हालांकि वो सैक्रेड है, यानी कि वो रिलीजियस पर्पस के लिए, वर्कशिप पर्पस के लिए भी इस्तेमाल में होते हैं, और कोई सेरेमनी है उस सब का भी हिस्सा होते हैं। तो दे एक्ट एज अ कनेक्टिंग ब्रिज, ये कनेक्शन का काम करते हैं मैन और नेचर के बीच में। ग्रूव्स जो है ये कहीं ना कहीं सॉइल की क्वालिटी अच्छी करते हैं, वाटर रिसोर्सेज को पूरी तरह से रिप्लेनिश करते हैं, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन चाहे वो प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो उसके लिए जरूरी है। इसमें रेयर, एंडेमिक, थ्रेटेंड और वल्नरेबल स्पीशीज और एथनोबॉटनिकल इंपॉर्टेंस इस पे बताई जाती है। इंडियाज सैक्रेड ग्रूव्स जो है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर से जुड़े हुए हैं, और जो कि कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल पीपल और वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वेजिटेशन जो कवर करता है, यानी जो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगते हैं इन ग्रुप्स में, इनके कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल एथनोबॉटनिकल वैल्यूज होते हैं। खासकर ऐसे प्लांट्स का कोई ना कोई लेना देना मेडिसिन से जरूर होता है, जो कि कहीं ना कहीं कंजर्वेशन के लिए भी काम करते हैं ग्रुप्स के। ओवर द इयर्स न्यूमरस प्लांट स्पीशीज फ्रॉम सैक्रेड ग्रुप्स आर यूज्ड, बहुत सारे प्लांट स्पीशीज हैं जो सैक्रेड ग्रुप से इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज के सेटअप में हो। ठीक है, तो ये सारे जगह पे उनका इस्तेमाल देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में सैक्रेड ग्रुप्स को स्पेशली क्यों डिस्कस किया गया है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जेनेटिक डाइवर्सिटी का स्टोर हाउस है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो आगे चल के एक्सटिंक्ट होते हैं, तो यहाँ पर वो लग रहे हैं, यहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं, यहाँ उनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो रेयर है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है या थ्रेटेंड है। रेयर है कि मतलब कम है अमाउंट में, इंडेंजर्ड है यानी खतरे की घंटी उनके ऊपर कि अगर नहीं बचाया गया तो विलुप्त हो जाएंगे। वल्नरेबल है यानी उस वर्ज पे है कि अगर अब नहीं बचाया गया तो इंडेंजर्ड घोषित कर दिए जाएंगे। और थ्रेटेंड या एंडेमिक प्लांट एनिमल स्पीशीज है, जहां पर उनको उनके अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट एरिया में रखा जाता है, और वो एक इन सिटू कंजर्वेशन का एक प्रॉपर एग्जाम्पल है सैक्रेड ग्रुप जो है। ठीक है, तो प्लांट वगैरह जो इसके अंदर आते हैं, आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं ऐसे प्लांट्स का जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, जो कि रेयर हो या एंडेमिक हो, थ्रेटेंड हो, वल्नरेबल हो या इंडेंजर्ड हो। अब ये सारे काम कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक रेड लिस्ट जारी करती है। रेड लिस्ट में
उन प्लांट्स और उन एनिमल्स का नाम होता है जो आने वाले समय पे एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। तो उनको इस रेड डेटा बुक आती है इनकी, उस बुक में इनका उन प्लांट और एनिमल्स का नाम होता है जो कि IUCN यहाँ पर सजेस्ट करता है। ठीक है, और आगे चल के फिर हम उन प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के सारे टारगेट्स को देखते हैं कि क्या अचीव किया जा सकता है, क्या अपनाया जा सकता है स्ट्रैटेजी जिससे वो प्लांट या एनिमल कंजर्व हो सके। थ्रेट्स टू सैक्रेड ग्रूव्स, अब क्या क्या थ्रेट है, क्या खतरा है सैक्रेड ग्रूव्स पे। डिमिशिंग ट्रेडिशनल बिलीव्स ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो ट्रेडिशनल भरोसा था लोगों का ट्रेडिशंस पे वो उठता जा रहा है। अनटचेबिलिटी इज आल्सो लीडिंग टुवर्ड्स dwindling पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट इन इज नेग्लिजिबल। तो कहीं ना कहीं जो छूत अछूत की बीमारी है जो हम इंसानों में रहे कि ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, हम इस पे नहीं रहेंगे, इनके साथ नहीं बैठे उठेंगे, ये कल्चर नहीं फॉलो करेंगे, तो ये भी रीजन है कहीं ना कहीं कि लोअर कास्ट जो है वो नेग्लिजिबल है और सैक्रेड ग्रुप्स वगैरह के पीछे जो एक्सटेंशन है उसके पीछे एक रीजन है। हैवी टूरिस्ट इनफ्लक्स और जो नॉन इको फ्रेंडली बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेचर को खराब कर रहा है, सैक्रेड ग्रुप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन जो है फैमिलीज का वो हो रहा है जिसके वजह से सैक्रेड ग्रुप्स का जो देखभाल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब मैनेजमेंट वगैरह इसमें जरूरी है प्रॉपर तरीके का। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, लोग जो प्लांट्स की कटाई कर रहे हैं, एनिमल्स का शिकार कर रहे हैं, इनकॉर्चमेंट जिसे आप बोलते हो, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सैक्रेड ग्रुप्स को एक्सटेंड करने पे लगी हुई है। अब कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग द ओनरशिप ऑफ ग्रुप्स, ओनरशिप समझना ग्रुप्स की हैज बिकम एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे ओवरऑल यहाँ पर चीजों के ऊपर असर डालता है। जो नेचर ऑफ ओनरशिप है वो बताती है कि किस तरह का और किस डिग्री का अलाउंस है ग्रुप में, किस तरह के लोग वहां पे आ सकते हैं, किस तरह के वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजों पे। द फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल और रेगुलेशंस बने हुए हैं, बिहेवियर्स बने हुए हैं इन सैक्रेड ग्रुप्स को मेंटेन करने के लिए, और पनिशमेंट यहाँ पर जो दी सकती है ऑफ द ऑफेंडर्स। ठीक, टाइप्स ऑफ ओनरशिप कौन कौन सी होती है सैक्रेड ग्रुप्स में। विलेज काउंसिल्स, जो पंचायत होती है उनके हाथ में होता है सैक्रेड ग्रुप्स। टेम्पल ट्रस्ट जो होता है, लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है, और इंडिविजुअल फैमिलीज जो होती है, ये सब यहाँ पर ओनरशिप रख सकते हैं सैक्रेड ग्रुप्स की। तो मोर देन यहाँ पर 1 लाख सैक्रेड ग्रुप्स जो है वो वर्ल्ड में आसपास इधर उधर देखने को मिलती है, जिसमें से ज्यादातर इंडिया में, नेपाल में, साउथ अमेरिका में, जापान में और कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें अपनाना होगा, ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जो हमें अपनाना होगा अगर हम प्लांट्स को कंजर्व करना चाहते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराना चाहते हैं। तो बच्चों ये इतनी चीजें थी जो आज के इस क्लास में आपको समझनी थी। बच्चों इसी के साथ साथ अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नवोद्भव बैच के बारे में। बच्चों कुछ क्लासेस तो आपको YouTube पर मिल जा रही है जहां पर आप देख सकते हैं कि यूनिट वाइज आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेक्चर्स YouTube पर मिल जाते हैं। बट इसके अलावा अगर आप फुल फ्लेज में अपने BSc 4 सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चों आप हमारे नवोद्भव बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच की सारी क्लासेस हमारे DNS एजुकेयर ऐप पर चलती है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस बैच के अंदर आपको सारी क्लासेस मिलेगी। हमारे पास टोटल, जैसे बॉटनी की यहाँ मैं बात करूँ तो टोटल 8 यूनिट है। अब इन 8 यूनिट्स के हर एक टॉपिक का डिस्कशन, हर एक टॉपिक के लेक्चर्स आपको हमारे इस बैच के अंदर मिलेंगे। लाइव डाउट सेशन क्लासेस मिलेगी, नोट्स PDFs मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 4 सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए, और यूनिट वाइज 1 शॉट रिविजन मिलेगा जहां पर हम पर यूनिट का एक 1 शॉट रिविजन आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारा कुछ आपको DNS एजुकेयर ऐप पर मिलेगा। साथ ही साथ जो ये क्लास आज मैंने ली है इसका फ्री PDF भी आप DNS एजुकेयर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही आप हमारे इस कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हैं। ऑफर फीस सिर्फ इसका 1250 है। अगर आप इस पे DNS 10 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको इस पे मिल जाएगा। और आज ही बच्चों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पे कांटेक्ट करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप नवोद्भव बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो। आज के इस क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।